हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए चैप्टर 4 क्लास 11th एनिमल किंगडम, और आज हम लोग 10th सेशन या 10th लेक्चर जो है इस पे बात करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट आर्थ्रोपोडा। अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन वीडियोस को जितना सीक्वेंस में देखोगे चीज़ें उतनी अच्छी समझ में आएगी। तो पहले के जो 9 वीडियोज़ हैं उनको एक बार देखो, उसके बाद 10th पे आओ, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी कॉमन डिस्कस होती है। जैसे ये चार्ट हम करीब करीब जब भी कोई भी फाइलम पढ़ते हैं ये सारा एक बार स्टडी करते ही करते हैं। यहाँ पे भी वापस देख लेते हैं। सारा क्लासिफिकेशन मैं ऑलरेडी कई बार समझा चुका हूँ आपको, और मैं बेसिकली आपको यही सिखाया था कि अगर ये चार्ट अच्छे से कर लोगे तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बार बार याद नहीं करनी पड़ेगी। अब एनेलिडा फाइलम से हमने कहा था कि अब एनेलिडा फाइलम से आप हर केस में लिखोगे बायलेटरल सिमेट्री, सब केस में लिखोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब केस में लिखोगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सब केस में लिखोगे सिलोमेट्स। ये 4 चीज़ें अब कॉमन हो जाएगी इन सभी फाइलम्स में एनेलिडा के बाद में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट आर्थ्रोपोडा। इस चार्ट को अगर डिटेल में पढ़ना हो तो हमने हमारे इनिशियल वीडियोस में इसके बारे में बात की है, इसको अच्छे से समझाया है आपको, तो आप वहाँ पर इसको वापस देख सकते हो। चलिए आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। अब आर्थ्रोपोडा, अब देखो क्या है बेटा कि ये जो पुराने फाइलम्स थे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, प्लेटी, कभी इन फाइला के एनिमल्स को एक्चुअल में आपने देखा नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को चीज़ें समझने में थोड़ा ऐसा कठिनाई आती होगी। बट अब आप ये सब इंसेक्ट्स को आप देख चुके हो। आर्थ्रोपोडा जब भी दिमाग में आएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में लाना है आपने इंसेक्ट्स, कि जितने भी इंसेक्ट्स है सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, फ्लाई आपने देखा है, कॉकरोच देखा आप लोगों ने, इस तरह की फ्लाइज देखी आपने, मॉस्किटोज देखे हैं आप लोगों ने। तो अब इन चारों एनिमल्स को देखो, और इन चारों एनिमल्स में मॉर्फोलॉजी के बेस पे एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इनके जो लिम्स हैं, इनके जो अपेंडेजेस हैं, इनमें जॉइंट्स प्रेजेंट है। आप देखो यहाँ पे ये लिम्स को देखो आप, इनके लिम्स में जॉइंट प्रेजेंट है सब में। ये देखो आप, ये मॉस्किटो है, यहाँ जॉइंट्स प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, ये जॉइंट्स प्रेजेंट है। कॉकरोच को भी देख लो आप, जॉइंट्स प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, इसमें देखो आप जॉइंट्स। तो जितने भी आर्थ्रोपोडा एनिमल्स हैं इनमें सब में एक चीज़ कॉमन रहती है कि इन सब में जॉइंट्स प्रेजेंट है, इसलिए इस फाइलम का नाम ही क्या रख दिया गया, आर्थ्रोपोडा। कैसे देखो, ये जो वर्ड है आर्थ्रो, ये वर्ड का मतलब होता है जॉइंट्स। आप देखना, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। जब जॉइंट्स में पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको आप कहते हो आर्थराइटिस, है ना। तो ये वर्ड वहाँ से बना है। तो आर्थ्रो इज जॉइंट, और पोडा आपको पता है लिम्स को या अपेंडेजेस को कहा जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके लिम्स या अपेंडेजेस में जॉइंट्स प्रेजेंट है उन सबको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा, यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले एनिमल्स। क्लियर, ये तो हो गया सबसे पहला फीचर। नेक्स्ट बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम क्यों है? क्योंकि इनमें इंसेक्ट्स आते हैं, इनमें इंसेक्ट्स आते हैं, और इंसेक्ट्स का स्पीशीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो लार्जेस्ट फाइलम, और ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। हमारी धरती पर जितनी भी स्पीशीज हैं उनमें से 2/3 से ज़्यादा, यानी 66% से ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स हैं। देखो आप, और ये चीज़ है बिल्कुल। देखो आप अपने चारों तरफ देखो, आपको कोई पूछेगा इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल्स, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आपने खुद ने देखे हैं वो आप इजीली बता दोगे। क्लियर, तो मोर देन 2/3 ऑफ दिस स्पीशीज ऑन दिस प्लेनेट आर आर्थ्रोपोड्स, इसलिए ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। फिर वही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, सिलोमेट एनिमल्स, ये चीज़ें एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सब कुछ सेम है। इसको बार बार आपको याद नहीं करना, बस एक बार देख लो, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेट तक, एनेलिडा टू कॉर्डेट्स, ये सब कुछ सेम रहने वाला है, तो बार बार इसे याद नहीं करें। नेक्स्ट है इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस बारे में भी बहुत बार डिस्कशन हो चुका है इस चैप्टर में, है ना। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, है ना। आपको मैंने उस वक्त भी कहा था कि ओपन सिस्टम के जो कुछ एग्जांपल्स हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के वो याद कर लो, बाकी जो बचा हो सारे के सारे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार वापस थोड़ा सा बता देता हूँ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो क्लोज्ड वेसल्स में नहीं होता, वो अल्टीमेटली एक ओपन कैविटी में जाके ड्रेन हो जाएगा। जैसे ब्लड हार्ट से आया और यहाँ पर बॉडी कैविटी, उस बॉडी कैविटी में चला जाएगा इसका फ्लूइड, और फिर जो बॉडी टिश्यूज़ है, बॉडी के जो सेल्स है, ये इसी फ्लूइड में जो है बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी सेल्स और टिश्यूज़ है वो सीधा सीधा ब्लड के साथ में जो है एक्सचेंज कर लेते हैं O2 CO2 न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का। क्लियर, और बाद में यही ब्लड वापस वेसल्स में जाता हुआ हार्ट में जाता है। इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। यही अगर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता तो इस तरह की ओपन कैविटी नहीं होकर ये वेसल्स कंटिन्यू करती।
तो ओपन और क्लोज्ड। ओपन का एक निमोनिक भी बना रखा है, आप निमोनिक वाले वीडियोस देख लेना, उसमें आपको इसका निमोनिक मिल जाएगा, तो निमोनिक याद कर लें आप, ठीक है। और उन्हीं एनिमल्स को याद कर ले जिनका ओपन सिस्टम है, बाकी में आपको क्लोज्ड आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन ओपन सिस्टम पर ही आएगा। और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले फाइलम है ओपन और क्लोज्ड के, वो आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा ही है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा ओपन सिस्टम और एनेलिडा क्लोज्ड सिस्टम, ये दो चीज़ें तो याद करो ही करो। इनके और फीचर्स की बात करें तो इनकी बॉडी जो है, ये जो है इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये सेगमेंट्स वैसे सेगमेंट्स नहीं है जैसे हमने एनेलिडा में पढ़े। एनेलिडा में हमने बात की थी मेटामियर्स की, कि बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे तो नहीं, लेकिन बॉडी डिवाइडेड है हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में, ठीक है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इनफैक्ट कॉर्डेटा में भी आपको मिलेगा, आप खुद को देख लो, ह्यूमन बींग्स को देख लो, हेड है, हेड के अलावा थोरेक्स है और थोरेक्स के अलावा एब्डोमेन है। तो सेम चीज़ आपको आर्थ्रोपोडा में भी मिलेगी। अब देखो आर्थ्रोपोडा फाइलम क्यों खास हो जाता है, वो इसलिए खास हो जाता है बिकॉज आपके कोर्स में कॉकरोच है और जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो कॉकरोच में आप ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ते हो तो आर्थ्रोपोडा आपके लिए और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, इसलिए आप इसको और थोड़ा ढंग से पढ़ो। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इवन जब आप कॉकरोच पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि थोरेक्स में भी सेगमेंट्स हैं, आपने देखा होगा प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, और एब्डोमेन में भी आगे चल के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट तीन मेन सेगमेंट्स हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन हर इंसेक्ट में, हर आर्थ्रोपोड में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप कोई भी आर्थ्रोपोड्स जब आप देखोगे तो इनके ऊपर आपको इस तरह की एक ब्राउन कवरिंग दिखेगी। देखो ये आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन है, ये देखो ब्राउन कवरिंग, इससे हार्ड होता है काफ़ी ये और इससे बॉडी कवर्ड रहती है। ये बेसिकली बनता है एक स्पेशल पॉलीसैकेराइड से जिसको हम कहते हैं काइटिन। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो होता है काइटिनस। काइटिनस का मतलब होता है जो काइटिन का बना हो, ठीक है। काइटिन एक तरह का पॉलीसैकेराइड है और इसकी खास बात यह है कि इस पॉलीसैकेराइड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, और आंसर रहता है काइटिन। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। अब काइटिन वर्ड आया है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बता ही देता हूँ जो नीट में आता है कई बार काइटिन से, कि जो फंगस होता है, फंगस की सेल वॉल भी है ना, वो काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन से एसोसिएटेड आपको तीन चीज़ें याद करनी है। पहली, ये एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा, ये आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है। और तीसरा, फंगाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन की बनती है। तो ये तीन चीज़ें काइटिन के बारे में अच्छे से याद कर लो। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं क्योंकि इनका हैबिटेट्स काफ़ी वेरी करता है। आर्थ्रोपोड्स आपको एक्वाटिक भी मिलेंगे, आर्थ्रोपोड्स आपको टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, तो आपको पता है जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में भी जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसके अलावा आपको कुछ आर्थ्रोपोड्स में मिलेंगे बुक गिल्स, ठीक है। एक गिल्स का ही मॉडिफिकेशन है बेसिकली, आप तो इसको ऐसे समझ लो, गिल्स और बुक गिल्स, ये सीधा सीधा आप याद इसको कर लो। एक्वाटिक में कौन कौन से मिलेंगे, गिल्स और बुक गिल्स। उसके अलावा बुक लंग, बुक गिल से आपको याद हो जाएगा, बुक लंग पे आ गए अब हम, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा बिकॉज हम लंग्स की बात कर रहे हैं। और अगर बात करें तो इनमें एक सिस्टम प्रेजेंट होता है ट्रैकियल सिस्टम, जो आप कॉकरोच में स्टडी करते हो, है ना। कॉकरोच में आपने पढ़ा होगा ट्रैकियल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इंसेक्ट्स जो है, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स जो है मोस्टली, उन सब में ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ट्रैकियल सिस्टम के बारे में डिटेल में हम लोगों ने कॉकरोच में बात की है, तो आप कॉकरोच वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ट्रैकियल सिस्टम पूरा डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है। वहाँ से आप इसको और अच्छा डिटेल में समझ सकते हो। तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, देखो एक्वाटिक होगा, याद कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। एक्वाटिक होगा तो आपको पता है गिल्स, गिल्स से याद आ जाएगा आपको बुक गिल्स, बुक गिल्स से आपको याद आ जाएगा बुक लंग्स, ठीक है। और ट्रैकियल सिस्टम तो आपने कॉकरोच में पढ़ा ही है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से। अब सेंसरी ऑर्गन्स मतलब क्या, अब जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं आई, ईयर, नोज, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसी तरह से कॉकरोचेज में, इनफैक्ट आर्थ्रोपोड्स में भी कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि कॉकरोच की बात करूँ तो कॉकरोच में एंटीना प्रेजेंट होता है, और केवल कॉकरोच नहीं, बहुत से इंसेक्ट्स में एंटीना प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली एंटीना सेंसरी ऑर्गन का काम करता है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये एंटीने जो जितने भी आप देखते हो आर्थ्रोपोड्स में, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। बाकी कॉकरोचेज में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में।
नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन। अब देखो ह्यूमन बींग्स में बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा होता है, अगर आपसे पूछें तो कौन सा ऑर्गन बैलेंस करने में हेल्प करता है, तो आप आंसर देते हो ईयर। ये ध्यान रखना है आपने, हमारे ईयर के दो फंक्शंस हैं, एक तो सुनना और एक बॉडी बैलेंस मेंटेन करना। ठीक उसी तरह से आर्थ्रोपोड्स में एक ऑर्गन होता है जिसे कहा जाता है स्टेटोसिस्ट। ठीक है, ये देखो वर्ड जो है ना स्टेटो वर्ड कहाँ से बना है, देखो स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस बनाना मतलब आपको ऐसे स्टेशनरी खड़ा किया हुआ है बिल्कुल, तो आप बैलेंस बना के बैठो, इसलिए ये वर्ड उठा के हमने बना दिया स्टेटोसिस्ट। तो बैलेंसिंग ऑर्गन, यहाँ से आप इसका फंक्शन याद कर सकते हो। जैसा बायोलॉजी अगर समझना है तो टर्म्स को स्प्लिट करना सीखो, और अब वो टर्म्स आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। स्टेटोसिस्ट यूं ही अगर याद करोगे कि बैलेंसिंग ऑर्गन है तो भूल जाओगे 2 महीने बाद। अगर स्टेटो वर्ड समझ लिया कि अच्छा स्टैटिक, उसको स्टेशनरी बनाने के लिए यानी बैलेंस बनाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आइज़ के बारे में बात करते हैं। अब कॉकरोच में आप एक टर्म पढ़ते हो कि कॉकरोच में कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें दोनों तरह की आइज़ प्रेजेंट होती है, सिंपल आई भी होती है और कंपाउंड आई भी होती है। अब ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स के पास में सिंपल आई प्रेजेंट होती है, हमारे पास में कैसी आई है, सिंपल आई है। आर्थ्रोपोड्स में कंपाउंड भी मिलेगी और सिंपल भी मिलेगी। बट केवल इतना बोल के छोड़ दूंगा तो माइंड में कन्फ्यूजन रह जाएगा कि सर सिंपल और कंपाउंड का मतलब क्या है। तो बहुत ग्रॉस लेवल पे एक बार आप समझ लो कि सिंपल और कंपाउंड का मतलब क्या है, क्योंकि आपको कॉकरोच डिटेल में पढ़ना है। देखो सिंपल आई, जैसे मैं हमारे ह्यूमन बींग्स की आई की बात करूँ, कितने लेंस होते हैं अपने पास, आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है, एक सिंगल लेंस। तो ऐसी आई जिसमें एक सिंगल लेंस प्रेजेंट हो उसको आप कहते हो सिंपल आई। और बिकॉज एक सिंगल लेंस प्रेजेंट है, आपने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो लेंसेज के बारे में, तो सिंगल लेंस की वजह से जो इमेज है वो हमेशा एक सिंगल इमेज बनती है, रेटिना पर एक सिंगल इमेज है। अब आप सोचें कंपाउंड आई की बात करता हूँ, कंपाउंड आई में बहुत सारे लेंस प्रेजेंट है, मल्टीपल लेंस प्रेजेंट है, तो मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। तो ये होता है सिंपल आई और कंपाउंड आई का फ़र्क। सिंपल आई में एक लेंस है, कंपाउंड आई में मल्टीपल लेंसेस हैं। सिंपल आई में केवल एक इमेज बनता है और कंपाउंड आई में मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। तो बस इतना समझ लिया तो भी बहुत है, बाकी डिटेल में कॉकरोचेज में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और याद कैसे करना है, याद आप ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में कर लो, हमारे पास में एक सिंपल आई प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो ये आपके सामने एनसीईआरटी का पिक्चर है कॉकरोच का। देखो कॉकरोच को लाइटली नहीं लेना है, कॉकरोच पे क्वेश्चन आते ही आते हैं नीट में। एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा हर बार, तो अपने 4 नंबर सुनिश्चित कर लें केवल एक 3 पेज के चैप्टर से। ठीक है, तो कॉकरोच का ये डायग्राम है एनसीईआरटी का, और इसमें आपने पढ़ा होगा कि कॉकरोच में बेसिकली मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। और ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में जो है एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स, अब मैं केवल कॉकरोच की बात नहीं कर रहा, आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहा हूँ। तो आर्थ्रोपोड्स में एक्सक्रीशन के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको कहा जाता है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। अब अगर आपको याद नहीं रहता कि सर मालपिगियन ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, तो अगर आपने किडनी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम, तो आपने उसमें पढ़ा होगा मालपिगियन कार्पसल के बारे में। तो जो फंक्शन मालपिगियन कार्पसल का है वही फंक्शन मालपिगियन ट्यूब्यूल का है, यानी एक्सक्रीशन करना। तो ये टर्म वहीं से उठाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में कोई परेशानी आपको होगी। अब मालपिगियन ट्यूब्यूल्स किस तरह से काम करते हैं कॉकरोच में, वो हम कॉकरोच में स्टडी कर चुके हैं ना, वो डिटेल में वीडियोज अपलोडेड है कॉकरोच पे, पूरी प्लेलिस्ट है। मैं नीचे डिटेल में आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा उसका, वहाँ पे आप पूरा कॉकरोच पढ़ सकते हो। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो कॉकरोच अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो मेल कॉकरोच अलग से पढ़ते हो आप, फीमेल कॉकरोच अलग से पढ़ते हो ना, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग है इनका। ये फीमेल कॉकरोच में ओवरी, मेल कॉकरोच में टेस्टिस। तो इसका मतलब क्या है कि आर्थ्रोपोड्स कैसे एनिमल्स हैं, आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली डायशियस एनिमल्स। डायशियस एनिमल्स मतलब क्या होगा कि मेल अलग है और फीमेल अलग है। इसका ऑपोजिट होता है मोनोशियस। मोनोशियस में बेसिकली एक ही बॉडी में मेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट्स जिन्हें आप कहते हो। बट जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मोस्टली डायशियस एनिमल्स ही दिखेंगे, मोनोशियस अब नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली डायशियस एनिमल्स होते हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया।
फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कॉकरोच में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से एक मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच के अंदर कॉपुलेशन के वक्त स्पर्म्स रिलीज करता है, जो जाकर यहाँ स्पर्मेथिका में फीमेल में स्टोर हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? ऑब्वियसली इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स आर ओविपेरस, यानी एग लेइंग एनिमल्स। ये एग ले करते हैं, लेकिन देखो क्या है, ये फर्टिलाइज्ड एग्स ले करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन अंदर हो चुका है। अब ये जो एग इन्होंने रिलीज किए हैं, ये फर्टिलाइज्ड एग है और ये अब डेवलपमेंट करेंगे। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है यानी विदाउट लार्वा, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है यानी विद लार्वा। जैसे आपने कॉकरोच में पढ़ा होगा, निम्फ स्टेजेस पढ़ी होगी आपने, निम्फल स्टेजेस। तो कॉकरोच में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स में बात करेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यानी जिससे हम बिजनेस करते हैं, जिससे हम पैसा कमाते हैं। तो आपको अच्छे से पता है ये सब चीज़ें। अगर आपको बचपन में कोई पूछता कि बेटा बताओ शहद कहाँ से आता है, हनी कहाँ से आती है, तो बच्चे बोलते हैं थर्ड क्लास के कि सर हनी बी होती है, उसी से वो हमें शहद देती है। तो हनी बी एपिस इंडिका, ये आपको याद रखना है। हाँ ठीक है, बचपन में हनी बी बोलते थे, अब बड़े होके आपको एपिस बोलना है, क्लियर। उसके अलावा सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, सिल्क बनाते हैं ये, बॉम्बिक्स मोरी बोलते हैं इनको। सिल्क वॉर्म होता है ना, सिल्क का कीड़ा जिसे आप बोलते हैं, वॉर्म कीड़े को कहते हैं। तो सिल्क का कीड़ा सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स मोरी, जो कपड़े पहनते हो आप सिल्की सिल्की, वो सारा सिल्क इसी इंसेक्ट से आता है। और एक और इंसेक्ट होता है लेकीफर इंसेक्ट कहते हैं इसको। लेकीफर, ये इसका जूलॉजिकल नेम हो जाएगा, देखो ये जूलॉजिकल नेम है, लेकीफर, बॉम्बिक्स, एपिस, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में एक रूल कि जब भी आप टाइप करते हो इन सब नामों को, जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम को, तो आप उनको इटालिक्स में लिखते हो। तो मैंने भी आपको देखो आप रूल फॉलो किया है, और ये सारे के सारे जो जूलॉजिकल नेम्स हैं उनको जो है इटालिक्स में मैंने टाइप किया है, ठीक है। आपने सिल्क के बारे में देखा होगा, हनी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन लाख नाम का एक मटेरियल होता है वो नहीं सुना होगा आपने। लेकिन अब आप अपने घर में जो आपके बुजुर्ग हैं, अपनी मम्मी और दादी को पूछिएगा आप, वो आपको बताएंगे कि वो लाख की चूड़ियाँ पहनते थे काफ़ी। अभी भी आती है, ऐसी बात नहीं है, पर अब थोड़ा कम जो है गर्ल्स इनको प्रीफर करती है। बाकी लाख की चूड़ियाँ पहले गाँवों में और काफ़ी बिका करती थी, मतलब काफ़ी फेमस थी लाख की चूड़ियाँ। तो ये लाख जो मटेरियल है वो इसी लाकीफर इंसेक्ट से जो है डिराइव किया जाता है। तो 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, सिल्क, हनी और लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे मॉस्किटोज़ की। इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, तो अब उन मॉस्किटोज़ की बात करते हैं जो डिजीज़ वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये डिजीज़ जो है कॉज मतलब बेसिकली वेक्टर्स हैं, डायरेक्ट कॉज नहीं करते, लेकिन ये वेक्टर की तरह काम करेंगे कि जो पैथोजन है वो इनकी हेल्प से हमारी बॉडी में एंटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक सिंगल स्लाइड इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फीमेल एनाफिलिस, आप सबको अच्छे से पता है मलेरिया का वेक्टर है। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूलेक्स नाम के एक मॉस्किटो की, ये रेस्पॉन्सिबल है फिलारियासिस या फिर एलिफेंटियासिस नाम की एक डिजीज़ के लिए। अगर ये आपको याद हो तो हमने एलिफेंटियासिस की बात की थी अभी कुछ दिनों पहले, कौन से वीडियो में, निमेटोड्स में। वुचरेरिया नाम का एक निमेटोड है, वो कॉज करता है एक बीमारी एलिफेंटियासिस। देखना आप ये पढ़ेंगे, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था, कहाँ पर, ह्यूमन हेल्थ में हमने इसके बारे में बात की थी, आपके कोर्स में है वुचरेरिया, और निमेटोड्स में भी वुचरेरिया की हमने बात की थी। और तो कौन सा मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है, क्यूलेक्स। और तीसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट एडिस इजिप्टी। सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में केसेस अगर किसी के हैं तो वो है डेंगू और चिकनगुनिया का। मतलब मैं जिस वक्त अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी अक्टूबर है, आज 8 अक्टूबर है, और हमारे पर्टिकुलर स्टेट राजस्थान में आपको डेंगू के केसेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे अभी। तो डेंगू और चिकनगुनिया 2 बीमारियां जो एडिस इजिप्टी नाम के एक मॉस्किटो से स्प्रेड होती है। तो वेक्टर्स याद करने हैं बच्चों, स्पेशली ये तो याद होने ही चाहिए, आपको रटे हुए होने चाहिए, एडिस, डेंगू, चिकनगुनिया, एनाफिलिस, मलेरिया, क्यूलेक्स, फिलारियासिस। तो ये जो आपके कोर्स में, उसके अलावा कुछ फ्लाइज भी होती हैं जो कुछ बीमारियां कॉज करती हैं। अब एनसीईआरटी में नहीं बात की गई है, लेकिन एक बीमारी लेशमानियासिस के बारे में नीट 2024 में क्वेश्चन आया था।
लेशमानियासिस पे क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, मैच दी फॉलोइंग में था ये, और उसमें आपसे पूछा गया था। तो जब वो लेशमानियासिस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको उस फ्लाई का नाम भी पता कर लेना चाहिए जो लेशमानियासिस को जो है स्प्रेड करने में हेल्प करती है। देखो मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिटेल में। उसमें मैंने कुछ ऐसे टर्म्स की या कुछ ऐसे कंसेप्ट की बात की है जो एनसीईआरटी के बाहर है और नीट 2024 में उस पर क्वेश्चन आ रखा है। अब चाहे वो ऑप्शन में ही क्यों ना हो लेकिन वो था, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है जैसे एसएलई भी था, सिस्टमिक ल्यूपस इरेथोमेटोसिस, तो एक पूरे वीडियो में हमने इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है ताकि आप हल्का फुल्का इनके बारे में आइडिया ले लो, ठीक है। तो मुझे बताओ लेशमानियासिस कौन सी फ्लाई से स्प्रेड होता है? अब फ्लाइज भी आर्थ्रोपोड्स ही है इसलिए मुझे यहाँ पर ये याद आ गया। और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ये तो मुझे लगता है आप सब ने इसके बारे में सुना होगा, टिड्डी सुना होगा आपने कि टिड्डी अटैक करती है एकदम से, और ये हमेशा झुंड में अटैक करती है। ये शायद अभी 1-2 साल पहले की बात है, पाकिस्तान से काफ़ी टिड्डियाँ इंडिया आई थी और बहुत डैमेज किया था इन्होंने क्रॉप्स को। इनको आप कहते हो लोकस्ट, लोकस्ट इनका इंग्लिश नेम है और लोकस्ट है इसका जूलॉजिकल नेम, टिड्डी कहते हैं इसको हिंदी में। और ये ग्रिगेरियस पेस्ट कहलाते हैं। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो हमेशा झुंड में आते हैं, और ये तो बहुत बड़े झुंड में आते हैं। जब ये आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा आसमान उन्होंने कवर कर लिया हो, इतना झुंड में आते हैं। और जब ये किसी खेत से निकलते हैं, अटैक करते हैं, तो पूरा का पूरा फसल जो है बर्बाद करके जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिगेरियस पेस्ट। एक और एग्जाम्पल जो आपको याद करना है वो है लाइमुलस का, इसे किंग क्रैब कहा जाता है। लाइमुलस क्यों याद करना है? क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है लिविंग फॉसिल का, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या हो गया? देखो जनरली टर्म समझो आप, फॉसिल मतलब क्या होता है? जब आप आर्कियोलॉजी वाले खुदाई करते हैं तो जब उनके फॉसिल्स मिलते हैं, जो इनके रिमेन्स मिलते हैं, उनको आप फॉसिल कहते हो। पर यहाँ टर्म इन्होंने यूज़ कर लिया लिविंग फॉसिल। तो इसका मतलब समझें आप, लिविंग फॉसिल का मतलब होता है एक ऐसी स्पीशी, एक ऐसी स्पीशी जिससे मिलती जुलती सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी आपको उनके केवल फॉसिल्स ही मिले, लाइव नहीं मिले, लेकिन वो पर्टिकुलर स्पीशी ही केवल सरवाइव कर गई और तब से लेकर अब तक उस स्पीशी में कुछ खास बदलाव भी नहीं हुए। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कुछ आर्थ्रोपोड्स की मिलीजुली स्पीशीज़ थी, ABCDEFGH, ये सारी एक जैसी दिखने वाली स्पीशी थी, सब की सब एक्सटिंक्ट हो गई, केवल डी बच गई। अभी डी अभी भी सरवाइव कर रही है और ये अभी भी वैसी है जैसी ABC या EFGH थी। ये सब एक्सटिंक्ट कर गए, ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट कर गए, केवल डी बची। तो ऐसी स्पीशी को हम नाम दे देंगे लिविंग फॉसिल। क्लियर? तो ये लिविंग फॉसिल का मतलब होता है। तो ये थे सारे एग्जाम्पल्स जो आपको अच्छे से याद करने, ठीक है। तो आपको अभी भी अगर किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इस नंबर पे मेल कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल के वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, सपोर्ट करें और मेंबर बने हमारे, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।